दोस्तों नमस्कार। सत्ता को कहां बर्दाश्त होता है कि कोई उससे सवाल पूछे, और उसी सत्ता को चलाने वाले संस्थानों को भी कहां यह बर्दाश्त है कि कोई उनसे सवाल पूछे। इन संसाधनों को जो सत्ता के अनुकूल चलने के आदी हो चुके हैं और जो सत्ता को से सवाल कल तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूछता था, वो भी अब सरकार के साथ कदम ताल मिलाता हुआ नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिसका अधिकार था, चौथा स्तंभ था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता था, जो सरकार से आम आदमी के सवाल पूछ सकता था, जब वही सरकार के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आएगा तो आखिर सत्ता से सवाल करेगा कौन। चुनाव आयोग नहीं चाहता कि कोई उनके काम के ऊपर उंगली उठाए। चुनाव आयोग नहीं चाहता कि कोई उनसे सवाल पूछे, और मेन स्ट्रीम मीडिया उन सवालों को उठाता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया उन सवालों को उठाता है जो सरकार के फेवर के होते हैं और जिससे सरकार की छवि बनती है। जहां तक सत्ता के चौथे स्तंभ का सवाल है, वो चौथा स्तंभ अब करीब करीब लड़खड़ा कर गिरने वाला है। उसकी चूलें हिल चुकी हैं, उसकी चूलों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग खिड़कियों के माध्यम से अगर चुनाव आयोग जैसी ही और संस्थाओं को, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सवालों को घेरे में खड़ा किया जाता है, तो उनको भी अब ये बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ जब कोई सोशल मीडिया का पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे जेल करा दी जाती है। जब कोई सोशल मीडिया पर एक या तो बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति या कोई लेखक या कोई अर्थशास्त्री या कोई समाजशास्त्री सवाल पूछता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। या जो फ्रीलांसर हैं वो सवाल करते हैं तो उनके भी रास्ते जेल के हो जाते हैं। खैर, अब हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो चुका है कि जो आम आदमी तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। जब राहुल गांधी को यह लगा कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारी बातों को या कांग्रेस की बातों को या विपक्ष की बातों को, चाहे वो विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, उनकी बातों को नहीं उठाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचाएगा, तो उसने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाया। उसी का परिणाम रहा कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई। आज तक मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग पर जितने सवाल उठे हैं, इतने सवाल भारत में कभी किसी आयोग पर नहीं उठे। अगर दिल्ली को ही ले लिया जाए तो दिल्ली में विपक्षी दल, जो बीजेपी के विपक्षी दल थे, वो सवाल उठाते रहे कि बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, और बाकायदा नाम लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, बर्तन बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, परंतु चुनाव आयोग उनकी बात को नहीं सुनता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। दूसरी तरफ इसी तरह से जब चुनाव आयोग से सवाल किए जाते हैं हरियाणा का, कि हरियाणा में 22 सीटों पर गड़बड़ हुई, चाहे वो गिनती के माध्यम से हो, चाहे वो वोट बढ़ने के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो, तो चुनाव आयोग नहीं सुनता है। चुनाव आयोग उल्टा उन्हीं पार्टियों को जो शिकायत करती है उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देता है। जब बैटरी पर बात आती है तो जब 99% बैटरी की बात विपक्षी दल करते हैं तो चुनाव आयोग शेर व शायरी में उसका जवाब देता है। ऐसे में सोशल मीडिया के साथ कदम ताल करता हुआ विपक्ष और इस देश का आम जागरूक नागरिक जब सवाल करता है तो सीसी मुख्य चुनाव आयुक्त सोशल मीडिया को इस देश के लिए अभिशाप बता देते हैं और बताते हैं कि इसका उपयोग जो जिस तरह से हो रहा है वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। Social media space undoubtedly is polluted. If we have environmental pollution outside, equally serious social media pollutions we have inside. It actually needs anti-pollution measures, something like
GPRA which we have for the pollutions, we must have somewhere. है कि लोकतंत्र में अगर एक वोटर भी संतुष्ट नहीं है अपनी वोट से, तो उसका उस चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो उसे संतुष्ट करे। अपनी संतुष्टि के लिए जब महाराष्ट्र की 82 सीटों पर गड़बड़ घोटाला होता है और उनको मॉक पोल के जरिए गांव के आम नागरिक, गांव के रहने वाले, क्योंकि जिनको उन्होंने वोट दिया वो उनका प्रत्याशी हारा और दूसरा जीत गया, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना चाहते थे कि वास्तव में हमने जो वोट दिया वो कहीं सही जगह गया या गलत जगह चला गया। तो उसको चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ बताकर उनके टेंट तंबुओं को खुड़वा कर फेंकवा देता है। फिर चुनाव आयोग कहता है कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जब महाराष्ट्र के चुनाव में मॉक पोल की बात को नकार देता है और जब चुनाव आयोग से दूसरा सवाल किया जाता है कि जब हरियाणा में ADR की रिपोर्ट बताती है कि 22 सीटों पर गड़बड़ हुई है, जहां या तो वोट बढ़े हैं, वोट बढ़ने का ग्राफ ये देखिए कि लोकसभा चुनावों में करीब 5.5 करोड़ वोट बढ़े, चाहे वो 10 दिन में बढ़े, 12 दिन में बढ़े, 3 दिन में बढ़े, 1 दिन में बढ़े, यानी चुनाव होने के बाद, पोल होने के बाद ये चुनाव परसेंटेज बढ़ा। जबकि नियम ये था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी वोट पड़े हैं उसका परसेंटेज और कितने महिलाओं के वोट पड़े हैं और कितने पुरुषों के वोट पड़े हैं वो चुनाव आयोग की ड्यूटी थी कि उसको बता सके। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसमें मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे गए। जब उनकी शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल जाते हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। जब पोलिंग होती है और वहां मुसलमानों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया जाता और जब विपक्षी इसको उठाते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए उठाते हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। केजरीवाल के दावे दिल्ली में होते हैं कि मेरे क्षेत्र से इतने वोट काट दिए, और जब 8 लाख वोट काटने की रिपोर्ट दी जाती है और उल्टे 9 लाख वोट जोड़ने की बात केजरीवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। पैसे बांटने की बात आती है, खामोश हो जाता है। जूते बांटते हैं बीजेपी वाले तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। ADR ने लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर गड़बड़ बताई थी कि 79 सीटों पर गड़बड़ हुई है। जब रात को आज मान लीजिए आज वोटिंग हो रही है और उसका परसेंटेज कल आप दे रहे हैं, उस वही वोटिंग परसेंटेज 10 दिन में बढ़कर इतना हो जाता है कि उनका अगर टोटल मिलाया जाए लोकसभा चुनाव का तो 5 करोड़ से भी ज्यादा वोटिंग उस समय होती है। एक अनुमान लगाइए आप कि जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ 95 लाख वोट मिलते हैं और उसको 37 सांसद आते हैं। TMC को 2 करोड़ 82 लाख मिलते हैं, उसको 29 सांसद मिलते हैं। DMK को 1 करोड़ 17 लाख वोट मिलते हैं, उसके 22 सांसद आते हैं। TDP को 1 करोड़ 27 लाख आते हैं, उसको 16 सांसद होते हैं। JDU को 80 लाख मिलते हैं तो उसके 12 सांसद जीतते हैं। बीजेपी को 23,59,000 वोट मिलते हैं और 240 सांसद जीतते हैं। उसी तरह कांग्रेस को 13,67,000 वोट मिलते हैं और 99 सांसद उसके जीत कर आते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वोट बढ़ा है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट पड़े थे और उसके 37 सांसद जीते थे। अगर यही वोट जो बढ़े हुए वोट है, ये वोट अगर बीजेपी को अकेले को मिले हैं तो कितनी सीटों का फर्क पड़ेगा? करीब 55 से 60 सीटों का फर्क बीजेपी के लिए ये बढ़ी हुई वोटों से के आइडिया से आप लगा सकते हैं। एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं कि जब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाती है कि इतने वोट कैसे बढ़ गए और आप परसेंटेज सेम डे क्यों नहीं दे रहे, तो इस पर भी चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। जब इस सब सवालों के जवाब खोजने का प्रयास किया जाता है तो चुनाव आयोग जब सवाल होते हैं तो चुनाव आयोग बता देता है कि इस देश को सबसे ज्यादा खतरा सोशल मीडिया से है, क्योंकि ये सारे सवाल सोशल मीडिया से उठे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया राजीव कुमार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्या कभी आपने ये सवाल उठते देखे कि चुनाव में धांधली हुई है?
मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या आपने ये सवाल उठता देखा कि कहीं कोई घोटाला हुआ है? क्या आपने ये कोई सवाल उठता देखा कि बीजेपी में कितनी तोड़फोड़ मची हुई है, या बीजेपी के जो संबंधित पार्टी है, जो एनडीए के घटक दल है, उनमें कितनी मची हुई है? ये आपको केवल सोशल मीडिया देता है। जबकि जाकर विपक्ष का कोई एक नेता को जुकाम भी हो जाता है तो उसकी खबर मेन स्ट्रीम दिखाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार का भोंपू है और चुनाव आयोग और जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, सरकार का भोंपू बनकर काम करेंगी, तो उनकी बात, जो इस देश में अपनी बात रखना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उनकी बात को आखिर उठाएगा कौन? क्या ये लड़ाई अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच आ गई है और उसमें सहयोगी मेन स्ट्रीम के साथ सरकार खड़ी है, और जो सोशल मीडिया है वो उसमें कुछ पक्ष ऐसा भी है जिसको विपक्ष का साथ मिला हुआ है, और कुछ पक्ष ऐसा भी है जो अपने आप काम कर रहा है। अब जो अपने आप काम कर रहा है वो किधर भी जा सकता है, और जो विपक्ष के साथ है वो विपक्ष उसे कितने दिन उसका साथ दे सकता है? क्या विपक्ष जो जेल जा रहे हैं पत्रकार, या जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जेल जाने से रोक पाएगा? क्या विपक्ष सोशल मीडिया पर उनकी बात को आगे बढ़ाने वाले और जो सच है उसको सामने लाने वाले पत्रकारों को जेल जाने से रोक पाएगा? क्योंकि जो सच बोल रहा है वो जेल जा रहा है, जो सरकार की जी हजूरी कर रहा है वो कहीं ना कहीं मलाई चाट रहा है। अब मैंने आपके सामने जितने सवाल उठाए, उन सभी सवालों का जवाब राजीव कुमार, चुनाव की बात हो तो राजीव कुमार शायरी में जवाब देते हैं, और जब आंतरिक सुरक्षा की बात हो तो गृह मंत्री उस पर कोई सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अनौपचारिक बातचीत में कोई भी व्यक्ति उनसे कभी सुरक्षा की बात, आंतरिक सुरक्षा के सवाल नहीं उठाता। प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछे जाते, योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। उसी तरह से बीजेपी शासित जितने भी और एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं, किसी मुख्यमंत्री से आपने देखा है कि कोई मेन स्ट्रीम के पत्रकार सवाल पूछ रहा है? और जबकि सोशल मीडिया के पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर सवाल पूछते हैं। अभी एक सवाल पूछने वाले पत्रकार की हत्या हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, उसी तरह कई और पत्रकारों की भी हत्या हो चुकी है या वो जेल जा चुके हैं। नमक से रोटी खिलाने वाला पत्रकार भी सोशल मीडिया का ही था, और जो छत्तीसगढ़ में पत्रकार जिसकी हत्या एक ठेकेदार ने की है वो भी इसी से था। तो क्या अब लड़ाई, इस लोकतंत्र की लड़ाई को केवल सोशल मीडिया अपने तरीके से लड़ रहा है, या सोशल मीडिया को किसी का सहयोग भी है? मैं सहयोग की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विपक्ष वाले उस सोशल मीडिया के संपादक या संवाददाता को कितना सहयोग दे रहे हैं। मैंने अपनी बात कही, किस तरह से राजीव कुमार शायरी में जवाब देकर अपने पल्ला झाड़ते हैं, और किस तरह से इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए अपनी बात ना करके सरकार के उन बातों की बात करता है जो उद्योगपतियों के फायदे की हो और जो इस देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। खबरें आप तक कौन पहुंचा रहा है? जो खबरें आपको मिलती थी वो खबरें क्या आज आपको मिल रही हैं? जिन खबरों पर आप कल तक रिएक्शन देते थे, क्या आज उन खबरों पर रिएक्शन दे रहे हैं? क्या वो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दे रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है, या वो खबरें आपको सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है? सोशल मीडिया एक मजबूत हथियार के रूप में इस देश में उभर रहा है, और आने वाले वक्त में सोशल मीडिया का रोल भी ये सरकार किस तरह से कम करने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इस पर कानून लाया जा रहा था, जिसे कि कम सांसद होने की वजह से वापस करना पड़ा। अब दोबारा सरकार इस बजट सत्र में लाएगी उस बिल को या नहीं लाएगी, ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इतना तय है कि जो सोशल मीडिया आज कल तक जो हाशिए पर था
वो आज इस देश के नागरिकों के लिए एक ऐसा जरिया, खबर देने का जरिया बन चुका है जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।